चलो भाई, वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। चलिए सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। चलिए सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। धीरे धीरे क्लास में जुड़ जाइए सब लोग, है ना। चलिए वीडियो एंड वॉइस क्लियर है सभी को। आप सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। अगर वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो साइड में आपका कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर यस टाइप कीजिए। चलिए बाकी लोग भी जुड़ जाइए धीरे धीरे, फिर मैं इस सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। संत भाई वीडियो क्लियर है। सुमित भाई वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। चलिए आप सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। ओके, नो सर, यस सर, यस सर। चलिए आप अपने तरफ से भी थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो सकता है ना। तो कभी कभी मेरे तरफ से भी डिस्टर्ब करता है, कभी कभी आपके तरफ से भी। तो फिलहाल अगर ठीक है, अगर बाकी लोगों को दिख रहा है इसका मतलब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, है ना। अगर 5 लोग जुड़े हैं, अगर 4 आदमी को दिख रहा है मेरा क्लास, तो इसका मतलब आगे जो है आप लोगों का डिस्टर्ब भी हो सकता है। बीच बीच में मेरा भी होता है, ऐसा बात नहीं कि मेरा भी नेटवर्क ही रहता है। तो कुछ लोग नए स्टूडेंट थे जो कि बोल रहे थे सर कि ऑनलाइन क्लास दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एमसीक्यू। तो इसलिए मुझे लगा कि एक क्लास देना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ। लेकिन ऐसे भी जो है आपका एग्जाम जो है फाइनल ईयर का जो एग्जाम होना है वो आपका अप्रैल में माह में होना है ना। तो आपका जो है बहुत समय है, लेकिन ओके ठीक है। लेकिन आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो आपका दिसंबर में कंडक्ट होने की लगभग जो है संभावना तय है। और इनको लेकर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत अच्छे से। आप जो है मेरे क्लास को फॉलो कीजिए, सवाल उससे बाहर जो है नहीं आएगा, है ना। तो आपका जियोलॉजी में जो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा क्लास बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग की बात नहीं है। आपका रिवीजन होगा। जिनका फर्स्ट क्लास है ना, वो क्लास को जो है गौर से सुनेंगे, देखेंगे। और जिस पॉइंट में भी पढ़ाने के दौरान जिस पॉइंट में भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप वहां पर इंडिकेट करते हुए जरूर बोलेंगे कि सर इस पॉइंट में मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं उस क्लास को हर तरह से आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा, है ना। और मैं हमेशा के लिए आपको एक बात कह रहा हूं कि आप रटने के चक्कर में ना रहे, है ना। कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझिए। चीज तब क्या होगा कि आपके माइंड में कंसेप्ट अगर माइंड में क्लियर रहेगा, तो कोई भी चीज आपके माइंड में जो है लॉन्ग टर्म के लिए वो बैठ जाएगा और याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक हो गया सर। ये पीडीएफ मिलेगा ना सर जो अभी लिखेंगे। भाई ये जो क्लास है ये मैं बेसिक क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो जिनको हो सकता है इनमें आपका जो है पीडीएफ मिलता है क्लास का, समझ में आ रहा है। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे को नोट सेंड कर दिया हूँ, शायद कुछ नए स्टूडेंट को आई थिंक अगर नहीं सेंड किए हैं तो मैं सेंड कर दूंगा, है ना। पीडीएफ मिलेगा आपको, नोट्स मिलेगा। तो चलिए नोट्स को लेकर टेंशन नहीं लेना है, आपको नोट्स मिलेगा। तो यहाँ देखिए जियोलॉजी में क्लास 12th के अगर बारे में बात करें तो इसमें आपका 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। कितना ब्रांच? 4 ब्रांच। 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ, जिनको पता है वो जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, चारों ब्रांच का नाम लिखिए। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, जो पढ़ चुके हैं वो चारों ब्रांच का कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ आपका जो फर्स्ट ब्रांच है इनका नाम है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, दोनों को जो है मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, है ना। इसको लेकर आपको टेंशन में नहीं रहना। पेट्रोलॉजी इकोनॉमिक्स स्टडीग्राफी, चलिए बिल्कुल सही। तो पेट्रोलॉजी फर्स्ट ब्रांच का नाम है, जिसे हिंदी में आपका शैल विज्ञान कहा जाता है। शैल विज्ञान, क्या नाम है? शैल विज्ञान। शैल क्या है आगे हम समझाएंगे। दूसरा ब्रांच का जो नाम है वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक
जियोलॉजी, जिसे हिंदी में आपका आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। आर्थिक भूविज्ञान, देखिए नाम से ही पता चलता है इकोनॉमिक तो कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक्स की तरह है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में को हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। वही थर्ड ब्रांच के बारे में बात करें जिनका नाम है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, इसे हिंदी में जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान। और जो चौथा ब्रांच है इनका नाम है आपका स्ट्रैटिग्राफी, जिसे हिंदी में आपका इसे अस्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है, अस्तरित शैल विज्ञान। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दो ज्यादा ब्रांच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी। इनसे ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, चाहे आपका सब्जेक्टिव बात हो या ऑब्जेक्टिव, तो इन्हीं दो ब्रांच से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्यादा बहुत ज्यादा वास्ट थ्योरी है, ऐसा भी नहीं है ना। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है। लेकिन जैकबोर्ड, आप जानते हैं कि जैकबोर्ड जो है इनमें बहुत बड़ा फॉल्ट है जैकबोर्ड के अंदर। ये क्या है कि अब तक आपका जियोलॉजी का सिलेबस रिलीज नहीं किया है ना। और ना ही कोई भी पिछला प्रीवियस सेशन आप उठा के देख लीजिए, इसमें आपका ना तो आपका मॉडल सेट रिलीज करता है, ना ही आपका जैकबोर्ड की तरफ से सिलेबस रिलीज करता है। फर्स्ट टर्म में कौन सा आएगा सर? देखिए यही तो समस्या है ना, कि अगर मान लीजिए जैकबोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, जैकबोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और मैं कोई जैकबोर्ड का कोई मेंबर नहीं हूँ, है ना, जैकबोर्ड का मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे भी जो है मैं भी कंफर्म आपको नहीं बता सकता हूँ कि इसी टॉपिक से आपका आएगा। जैसे आपका 25% रिड्यूस सिलेबस करके बाकी का आपका जो है, जैसे आपका क्या है कि साइंस में मान लीजिए 16 चैप्टर है, तो दे दिया कि 8 चैप्टर फर्स्ट टर्म में होगा और सेकंड टर्म में 8 चैप्टर पूछा जाएगा। लेकिन जब जियोलॉजी का सिलेबस ही रिलीज नहीं हुआ है तो कंफर्म मेरे तरफ से भी बताना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसलिए मैं क्या करता हूं कि चारों ब्रांच का ही आपको मैं स्टडी करा दे रहा हूं। यानी आपका जो तैयारी मैं आप लोगों को करवाया वो सेकेंड ईयर को भी ध्यान में रखते हुए करवाया, है ना। तो आपको जो है मैं सेकेंड ईयर को भी ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को क्लास में पहले भी बता चुका हूं कि अभी जो पढ़ रहे हैं, मैं जो आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं वो आपका फाइनल ईयर के एग्जाम में काम आएगा, जो आपका अप्रैल माह में कंडक्ट होगा एग्जाम। लेकिन जैसे ही आपका थ्योरी सेशन खत्म हो जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट करेंगे वो आपका जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आप यदि एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप जो सब्जेक्टिव वाले पोर्शन है नोट्स में उनको आप यदि याद करते हैं तो आपका फाइनल ईयर का एग्जाम भी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है आप ये नहीं दिमाग में रखिए, मैं जो भी आपको एमसीक्यू सेंड कर रहा हूं उनका आप प्रैक्टिस कीजिए, फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपका फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट कवर हो जाएगा, है ना। तो पार्टिकुलरली मेरे तरफ से ये कहना संभव नहीं है कि आप पेट्रोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ लिए इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। जैकबोर्ड की तरफ से अगर एक और मैं बात बोलूं तो जैसे आपका ये 4 ब्रांच है, लेकिन जैकबोर्ड क्या करता है, कभी कभी ये 4 ब्रांच से हटके भी कुछ सवाल पूछ देता है ना। कुछ सवाल जो है पूछ देता है, तो इसलिए जैकबोर्ड की तरफ से जो है खास करके जियोलॉजी के प्रति बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसलिए इनका ना मॉडल सेट रिलीज होता है। पिछले बार जो 40% सिलेबस का जो कटौती हुआ था, सिलेबस भी रिलीज किया गया था, वो भी बहुत बाद में किया गया था, समझ पा रहे हैं। तो आपका 25% सिलेबस यानी क्या छोड़े क्या ना छोड़े, इसलिए जो है मैं सभी जो आपका ज्यादा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट्स है मैं आप लोगों को कवर कराया हूं, है ना। तो चलिए पेट्रोलॉजी, इनसे ही आपका 70 नंबर का थ्योरी पूछा जाता था और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। लेकिन इस बार क्या है कि 20 नंबर का कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट रहेगा
और 40-40 करके आपका 80 नंबर का थ्योरी पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम को लेकर। रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा बनेगा, टेंशन नहीं है। पहले 40 नंबर का तैयारी कर लीजिए, इसको भूल जाइए। फिर यानी 40 नंबर का यानी एमसीक्यू वाले पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 40 नंबर का अगर आप थ्योरी वाले सेशन याद कर लेते हैं तो आपका फाइनल ईयर एग्जाम कवर कर जाएगा, है ना। तो आपका जियोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। आप बस मैं जो भी कुछ करा रहा हूँ उनको आप पॉइंट टू पॉइंट माइंड में रखिए, यानी उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आपका चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो जो ब्रांच है इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी रहे, यानी 4 ब्रांच के अलावा। इसलिए मेरे एमसीक्यू के स्टेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जो कि ब्रांच से हटकर भी है ना। तो मैं इंपॉर्टेंट जो भी है मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ जो है पेट्रोलॉजी देख पा रहे हैं। पहला ब्रांच मैंने आप लोगों को पेट्रोलॉजी पढ़ाया था, लेकिन पेट्रोलॉजी आप 4 ब्रांच को पहले माइंड में बैठा लीजिए। पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी, है ना। तो चलिए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पेट्रोलॉजी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं जियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, है ना, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ जियोलॉजी क्या है ना, जिसे हम हिंदी में भूविज्ञान कहते हैं, भूविज्ञान। तो ये जो जियोलॉजी शब्द है ये आपका जो है जियोलॉगिया, जियोलॉगिया यानी GEJ और LOGI लॉगिया, यानी जियोलॉगिया दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जियोलॉगिया। आज से बहुत समय पहले एंशियंट टाइम में ग्रीक वर्ड में, ग्रीक क्या है, एक लैंग्वेज है जिस प्रकार संस्कृत, हिंदी, है ना, इस प्रकार क्या है ये सब लैंग्वेज है, उसी तरह से आपका क्या है ग्रीक एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो ग्रीक भाषा के एक वर्ड है जिनका नाम है जियोलॉगिया, जिसे आज हम जियोलॉजी के रूप में जानते हैं, जिसे आज हम जियोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो आज से बहुत समय पहले इसे ग्रीक वर्ड में जियोलॉगिया कहा जाता था। और जे का मतलब होता है अर्थ, जे मीन्स अर्थ, और लॉगिया का मीन्स होता है स्टडी, स्टडी या फिर साइंस कह सकते हैं आप, साइंस। इसे हिंदी में अगर बात करें तो पृथ्वी यानी अर्थ मीन्स पृथ्वी या भू भी कह सकते हैं, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान। तो जब दोनों को मिला देंगे तो इसको आप पृथ्वी विज्ञान भी कहिए या भूविज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। इसका मतलब कि जियोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ साइंस, मतलब कि हम जियोलॉजी को अर्थ साइंस भी कह सकते हैं, भूविज्ञान को हम पृथ्वी विज्ञान भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं। इनमें स्टडी जो होगा, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि जियोलॉजी में आखिर किन चीजों का स्टडी होगा, तो अगर एक शब्दों में बोला जाए तो कह सकते हैं हम कि इनमें जो है अर्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी होगा, यानी आपका पृथ्वी से संबंधित चीजें के बारे में अध्ययन होगा, बोले तो स्टडी होगा। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की संरचना है, पृथ्वी के बाहरी भाग में किस प्रकार की संरचना है, क्या अवस्थाएं हैं, स्टेट्स है, इन सारे चीजों का अध्ययन जो है, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ, है ना, इस सारे की चीजों का अध्ययन हम जो है जियोलॉजी के अंडर करते हैं। समझ पा रहे हैं। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, यहां तक अगर समझ गए तो आप यस टाइप कीजिए। चलिए, ताकि आपको भी नींद ना आए, मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है क्या करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहना है बीच बीच में। तो चलिए कमेंट सेक्शन में अगर यस टाइप कीजिए अगर आप यहां तक समझने में कुछ दिक्कत ना हो तो। चलिए सभी लोग, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। तो अब जो है अब जो है जियोलॉजी के फादर कौन है ना। तो जियोलॉजी के फादर के बारे में बात करें या ऑरिजिनेटर के बारे में बात करें, यानी जिसे पिता कहा जाता है, भूविज्ञान का पिता कहिए या जनक कहिए, तो आपका एक नाम आता है जिनका नाम है जेम्स हटन, जेम्स हटन, है ना। जेम्स हटन, जेम्स हटन एक साइंटिस्ट हैं। इनका जन्म जो है स्कॉटलैंड में हुआ था
1726 में मृत्यु हुआ था 1797 में, है ना। तो चलिए आपका इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ये नहीं रहेगा कि जेम्स हटन का जन्म कब हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं रहेगा, लेकिन जानना जरूरी है, बेसिक क्लास है। जेम्स हटन के बारे में अगर कहा जाए तो ये जियोलॉजी के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, विद्वान थे। जियोलॉजी के अलावा ये रसायन शास्त्र के भी बहुत बड़े जानकार थे। रसायन शास्त्र के अलावा ये कृषि विशेषज्ञ भी थे, यानी आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी थे। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि इनके अलावा एक पेशे से एक डॉक्टर भी थे। समझ पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि आखिर जेम्स हटन को फादर ऑफ जियोलॉजी क्यों कहा गया, यानी भूविज्ञान के पिता आखिर जेम्स हटन को ही क्यों माना गया। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, है ना। तो कोई एक व्यक्ति जो है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, मान लीजिए वाटर सिस्टम इंजन, कि आपका गाड़ी में तेल जो है खत्म हो गया, आपने पानी डाल लिया, यानी वाटर सिस्टम इंजन रहेगा तो पानी से गाड़ी चलेगी। तो मान लीजिए आपने उसमें 20 साल दिमाग लगाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वाटर सिस्टम इंजन बनाने के लिए आपने 20 साल दिमाग लगाया लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपके बाद आपका बेटा ने दिमाग लगाया, 10 साल तक वो अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनका बेटा जो है फिर 5 साल लगाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनका बेटा दिमाग लगाया, 20 साल उसमें माइंड लगाया, सक्सेसफुल हो गया। तो कह सकते हैं कि शुरुआत किसी ने किया लेकिन उस प्रोजेक्ट को फाइनल टच किसी ने दिया। समझ पा रहे हैं। यानी परपोता उनका फाइनल टच दिया। उन जिनका नाम है, मान लीजिए मैथ्यू नाम है ना, मैथ्यू नाम है, मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया, तो वाटर सिस्टम इंजन का आविष्कारक किनका नाम होगा, मैथ्यू नाम होगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन उनका शुरुआत किसने किया था, उनका है ना परदादा किया था, है ना। लेकिन फाइनल टच उसका परपोते ने दिया। समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब जिस प्रोजेक्ट में जिनका ज्यादा योगदान है, जिनका ज्यादा उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया मार्केट में, उसका ज्यादा नाम होता है। तो जियोलॉजी का फादर कहने का मतलब जेम्स हटन को कि पृथ्वी से संबंधित, अर्थ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स दिए थे आपका जेम्स हटन ने, है ना। और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल्स दिए थे अर्थ से रिलेटेड, जिनको लेकर आपका फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को ही कहा गया। लेकिन आपका जेम्स हटन नहीं बल्कि इनके अलावा और भी कुछ नाम आता है, बफन, इनके अलावा नाम आता है डॉक्टर हेनरी वेस्ले वैसी, और भी कुछ नाम आता है जो कि जियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका योगदान है। लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाए तो आपका जेम्स हटन को ही माना जाता है। समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप, आई होप आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एक बात यहाँ पर, एक क्वेश्चन ऐसे एक पॉइंट टू पॉइंट में याद रखिए कि द present is the past of की, है ना। द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, यानी एक जो है कोटेशन है, इनको जो है जेम्स हटन ने ही दिया था, है ना, जेम्स हटन ने ही दिया था। ये द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, यानी जो आप वर्तमान समय में देख रहे हैं ये भूत की कुंजी है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आप आज मान लीजिए ये आपके सामने जो मार्कर देख पा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं इस मार्कर को आज से कुछ समय पहले इसमें किसी ने रिसर्च किया होगा। तो आज से 10 साल पहले किसी ने इस पर रिसर्च किया है, तभी जाके आज इनका परिणाम देखने को मिला, जिससे मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। तो इसलिए कह रहा है कि द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की, यानी पुराने समय में जो भी कुछ जो है उनका ये हुआ है, ओरिजिन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का परिणाम से आज हम अपने आसपास में संसाधन को देख पा रहे हैं, है ना। तो इस कोटेशन को अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा है, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, जेम्स हटन दे देगा, जेम्स डाना दे देगा, डेनिस रिची दे देगा, कुछ और नाम दे देगा, तो सटीक उत्तर जेम्स हटन में लगाना है। यानी द प्रेजेंट इज द पास्ट ऑफ की एक कोटेशन किनके द्वारा दिया गया है, तो आपका जेम्स हटन के द्वारा दिया गया है ना। प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इस तरह के सवाल आपको जरूर मिलेगा।
तो चलिए फर्स्ट जो आपका ब्रांच है वो है आपका पेट्रोलॉजी। क्या नाम है? फर्स्ट ब्रांच जो है वो है आपका पेट्रोलॉजी, जिसे शैल या चट्टानी विज्ञान भी कहा जाता है। चट्टानी विज्ञान। तो देखिए पेट्रोलॉजी जो है, पहले इनके बारे में समझते हैं। ये जो है आपका पेट्रा लोगोस, है ना, ये आपका एक लैटिन वर्ड है। जिस तरह आपने ग्रीक वर्ड में जाना कि जियोलॉगिया को जियोलॉजी जानते हैं आज, तो लैटिन वर्ड में आपका पेट्रोलॉजी को पहले पेट्रा लोगोस कहा जाता था। और पेट्रा मीन्स होता है रॉक। पेट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक। और लोगोस आया है आपका, लोगोस का मतलब होता है स्टडी कहिए या फिर आप साइंस कहिए, साइंस। यानी पेट्रोलॉजी को आज से बहुत समय पहले लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिनका नाम है पेट्रालोगोस। समझ पा रहे हैं? और पेट्रा लोगोस अगर दोनों वर्ड को अलग पार्टिकुलरली कर दिया जाए तो पेट्रा लोगोस बन जाएगा। और पेट्रा का मतलब होता है रॉक, यानी पेट्रा मीन्स रॉक इन अदर वर्ड्स। समझ पा रहे हैं? और पेट्रा को हिंदी अगर दूसरे भाषा में क्या कहा जाता है, दूसरे वर्ड में रॉक कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसे सैल या चट्टान कहा जाता है। आगे चट्टान क्या है इनके बारे में समझेंगे। और स्टडी मतलब जो जानते हैं आपके अध्ययन, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो अगर हिंदी में बात करें तो शैल या चट्टानी विज्ञान हो जाएगा, जो कि मैंने पहले भी लिख दिया हूं। तो अगर एक बात कह सकते हैं कि पेट्रा मीन्स रॉक, लोगोस मतलब स्टडी या साइंस, तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक साइंस। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे सवाल मैं पूछ दूं, पेट्रोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट 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 रॉक साइंस, वोल्केनो, समझ पा रहे हैं? या फिर कोई और मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन दे दिया, सटीक उत्तर किसमें टिक लगाना है? रॉक साइंस में, जो कि इस तरह के सवाल आपको आ भी चुका है। यानी आपका हिंदी में शैल विज्ञान कहिए या चट्टानी विज्ञान कहिए, एक ही बात है। समझ पा रहे हैं? अब जो है इस पेट्रोलॉजी को जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया है इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर। फर्स्ट का नाम है आपका इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, जिसे हिंदी में आग्नेय शैल कहा जाता है। आग्नेय शैल। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस शैल आए या मैं शैल लिखूं या चट्टान लिखूं, दोनों एक ही चीज है। समझ पा रहे हैं? शैल लिखे तो भी चट्टान समझना, चट्टान लिखे तो भी शैल समझना है ना। तो आपको किसी भी तरह से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो आपका भाग है, चलिए इनको मैं फर्स्ट लिख देता हूं। सेकंड नंबर जो टाइप है आपका पेट्रोलॉजी का, इनका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंटरी रॉक, जिसे हिंदी में अवसादी शैल कहा जाता। जो आपका थर्ड टाइप है पेट्रोलॉजी का, इनका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, इसे हिंदी में कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान। यानी पेट्रोलॉजी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। पेट्रोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ पेट्रोलॉजी इज इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैल। सेकंड टाइप ऑफ पेट्रोलॉजी इज सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी शैल। और थर्ड जो टाइप है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैल। इनके एग्जांपल्स कुछ है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, डायोराइट हो गया, है ना। तो इस तरह का आपका एग्जांपल है सेडिमेंट्री का सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इस तरह के इनका मार्बल वगैरह, सिस्टनिस, मैकुलस, ग्रैनुलोस, सिस्टोस, ये सारे के सारे इनके एग्जांपल्स हैं। तो यह फर्स्ट जो है आपका इग्नियस रॉक है, सेकेंड में सेडिमेंट्री रॉक है, और थर्ड में आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। कभी कभी इनसे रिलेटेड एमसीक्यू किस तरह से पूछता है, यह समझने की जरूरत है। मैंने फर्स्ट में क्या लिखा? इग्नियस रॉक लिखा, यानी फर्स्ट। समझ पा रहे हैं? फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, है ना। प्राइमरी, प्राइमरी अगर हिंदी में बोला जाए तो प्राथमिक। प्राथमिक
और अगर कोई इनमें आपका अगर सरकारी विद्यालय के बच्चे होंगे तो आप पढ़े होंगे प्राथमिक विद्यालय में, जरूर पढ़े होंगे 1 to 5, जहां पर पारा टीचर लोग पढ़ाते हैं। मैं खुद पढ़ा हूं प्राथमिक से, इसमें शर्माने की क्या बात है ना। तो प्राथमिक मतलब बोलते हैं उनको, अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो प्राथमिक मतलब होता है कि आपका मतलब शुरुआत, समझ पा रहे हैं, जहां से पढ़ाई जो है क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और ओके, 1 मिनट लाइन में रहिए, एक्चुअली सर मैसेज किए। ओके, चलिए तो क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली रवि सर का मैसेज था, उनमें कुछ एक स्टूडेंट को अप्रूव करना था, है ना। तो चलिए, और क्या, एक्चुअली मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ, नहीं तो उसका भी क्लास छूट जाएगा। रुकिए, अभी मैं उनको अप्रूव कर देता हूँ, फिर आप लोग भी जो है सेशन में जुड़ जाइएगा।